हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्टेट एंड प्रूव गॉसेस लॉ। बच्चे, दिस लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज़ आप इस लॉ को बहुत ध्यान से पढ़िए, सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए, इसके नोट्स प्रॉपर मेंटेन कीजिए और टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको एक फ्लक्स पढ़ाया था। फ्लक्स के बारे में आपको क्या बताया था, ये पिछला लेक्चर हम थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। फ्लक्स का मीनिंग था कि किसी भी सरफेस में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस विच इज़ हेल्ड नॉर्मल टू इट, इट इज़ कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का मीनिंग भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। मीन्स टू फ्लो, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इस सरफेस में से फ्लो कर रहा है जो हमने नॉर्मली रखा हुआ है। तो ये जो फ्लक्स है, अगर फ्लक्स का फॉर्मूला भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे लिंक करता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, दिस इज फॉर क्लोज्ड सरफेस, ई डॉट ds, where ds is called area vector and E is electric field intensity and flux is a scalar quantity। ये सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। तो गॉस लॉ बच्चे क्या स्टेट करता है, कंसिडर कीजिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस है जिसमें सेंटर में प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जो चार्ज है, अगर हम इसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो इतना फ्लक्स जनरेट होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस का जिसमें चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, वो फ्लक्स होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज इक्वल टू ई डॉट ds। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है गॉसेस थ्योरम का। क्लियर? तो स्टेटमेंट क्या बनी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ये जो मैंने क्लोज्ड सरफेस बनाया हुआ है, इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ कीजिए कोई भी एक 3 डायमेंशनल बॉडी है और स्फेरिकल फॉर्म की है, और इसके अंदर हमने कोई एक पानी का ऐसा सिस्टम रख दिया जो हर डायरेक्शन में घूम के पानी को ऐसे स्प्रिंकल करा रहा है। ठीक है, जैसे फाउंटेन टाइप होता है या कोई ऐसा लॉन में स्प्रेयर होता है, पानी को हर डायरेक्शन में स्प्रे कराता है। तो यहाँ पे वो सिस्टम रख दिया। ठीक है, जिसे मैं टैप बोल रही हूँ या स्प्रिंकल करने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें से पानी हर डायरेक्शन में से निकलेगा। तो उस जो पानी निकल रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसका फ्लक्स, फ्लो ऑफ वाटर का फ्लक्स किसके इक्वल होगा। ये जो टैप है उसका साइज़ बड़ा है कि छोटा है। टैप बड़ा होगा तो ज़्यादा पानी बिखरेगा, मीन्स ज़्यादा फ्लक्स आएगा। टैप छोटा होगा तो फ्लक्स कम आएगा। और मीडियम के बीच में प्रॉपर्टी भी देखनी है कि मीडियम कितना अलाउ कर रहा है कि फील्ड लाइन्स उसमें से निकल जाएं। तो इन दोनों को मिला के जो टर्म बनती है वो इस गॉस लॉ के अंदर है। पानी की जगह अगर चार्ज हो तो चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चारों तरफ भेज रहा है वो उसका फ्लक्स है। तो चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वो उसका फ्लक्स है। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब सपोज़ कीजिए कोई एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है जो इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर है। तो बताइए इसके लिए गॉस लॉ क्या होगा। गॉस लॉ है क्यू अंदर कितना है, एनक्लोज्ड चार्ज मीन्स चार्ज जो है वो अंदर कितना है। इसमें चार्ज सारा बाहर पड़ा हुआ है तो फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्लियर? ऐसे ही सपोज़ कीजिए इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक डायपोल रख दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू वाला चार्ज। तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स इस केस में भी ज़ीरो होगा फॉर डायपोल, क्योंकि जितना माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ आएंगी उतनी प्लस क्यू से बाहर निकलेंगी। तो ओवरऑल फ्लक्स हो गया ज़ीरो। क्लियर? ऐसे ही एक और बात को अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज मीन्स आउटसाइड पड़ा हुआ है इस स्फेरिकल सरफेस से। तो फ्लक्स क्या होगा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि उस केस में फ्लक्स होगा ज़ीरो। वो कैसे, इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जो सारी तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ds वेक्टर चूज़ कर लिया, एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे होगी।
इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यहाँ पे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमेशा फ्लक्स की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स की ये डायरेक्शन होगी, आई मीन एरिया वेक्टर की, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो पॉजिटिव चार्ज से अवे ही लगनी है, तो इसका फ्लक्स हो गया नेगेटिव, इसका फ्लक्स हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फ्लक्स जो चार्ज आउटसाइड पड़ा हुआ है इस स्फेरिकल बॉडी से उसका फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए। सपोज इस चार्ज बॉडी के अंदर 2 चार्जेस पड़े हुए हैं Q1 एंड Q2, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा फाई टोटल इज इक्वल टू, दोनों चार्ज एडअप हो जाएंगे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, गॉस लॉ, और उसके बारे में बताया गॉस लॉ है क्या, कि कितना फ्लक्स होगा एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो एक बॉडी के अंदर एनक्लोज्ड है, फ्लक्स कितना निकलेगा, चार्ज को अगर हम एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो उतना फ्लक्स उस चार्ज बॉडी के अंदर से, आई मीन उस स्फेरिकल बॉडी से रिलीज होगा। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रूफ, इसको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो सिंपल, उसके पीछे कोई बहुत फिजिक्स नहीं लग रही है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ और थ्योरम, ठीक है, उसके लिए कंसिडर किया, एक स्फेरिकल बॉडी कंसिडर कर ली और प्लस क्यू चार्ज उसके ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये रेडियस है इसकी, इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस है स्मॉल r, और प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर को निकलेगी क्योंकि प्लस क्यू से बाहर को निकलती है। ऐसे इस पूरे सरफेस का हमने एक स्मॉल सरफेस एरिया चूज़ कर लिया ds वेक्टर, जिसे एरिया वेक्टर बोलते हैं, उसकी भी डायरेक्शन यहाँ पे होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकलती है तो ये उसकी डायरेक्शन है ई वेक्टर, और ये जो हमने स्मॉल सरफेस एरिया चूज़ किया है ds वेक्टर, उसकी भी डायरेक्शन बाहर को होगी। ये जो ds वेक्टर है ये हम कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर भी चूज़ करूँ तो भी यही बनेगा, फील्ड लाइन बाहर और ds की डायरेक्शन ये वाली, मीन्स E इज़ पैरेलल टू ds, E और ds की सेम डायरेक्शन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, उसका फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए r कैप जो अलोंग यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से पॉइंट पे, सपोज दिस इज पॉइंट P ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर, ये कूलम्स लॉ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, वेयर r इज यूनिट वेक्टर हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम O टू P। ठीक है, अब ये स्मॉल ds हमने चूज़ कर लिया था और ये मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझाया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल, अगर मैं फाई लिख रही हूँ तो मैं इंटीग्रल लिखूँगी, अगर मैं डी फाई लिख रही हूँ तो मैं सिंपल ऐसे लिखूँगी, मैंने दोनों नोटेशंस लिख दी हैं, ई डॉट डी एस। फाइन, पुट द वैल्यू 1 in 2, so d phi is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square r cap dot ds वेक्टर। ठीक है, मैंने बच्चे पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ds वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए यूनिट कैप, मीन्स एक वेक्टर को लिखने के लिए हमने लिखा मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ds वेक्टर को रिजॉल्व कर रही हूँ ऐसे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर आर कैप ds n कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में r और n को हमने इकट्ठे कर दिया, ये जो ds है इसे बाहर कर दिया, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इनकी वैल्यू इनके मैग्नीट्यूड होंगे 1 1, बचा क्या सिर्फ ds, तो डी फाई इज इक्वल टू, और वैसे भी बच्चे e और ds जो हैं डायग्राम में आपको पता चल गया था वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना हो गया 0। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकती हूँ, जब ये डॉट प्रोडक्ट खुलेगा r और n का, मैग्नीट्यूड तो 1 1 होंगे और एंगल भी होगा cos 0 इन दोनों के बीच में। बच्चे ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट होता है, और डॉट प्रोडक्ट हटा के cos आया, दोनों सेम लाइन पे अलाइन थे, पैरेलल थे, तो cos 0 एंड cos 0 इज़ 1।
तो बाकी सारी टर्म एज इट इज़। अब वैल्यू क्या बची, डी फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। यहाँ से सिर्फ डी एस बचा, ठीक है। अब फाई बनाना है पूरे सरफेस के लिए, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी 1/4πε0 Q/r² ds। ये सारी टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सरफेस की होनी है। और आपको पता है स्फेरिकल सरफेस की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4πr²। सरफेस का एरिया कितना होता है स्फेरिकल सरफेस का, 4πr²। r² से r² कैंसिल, सो फाई इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल, यहाँ से q बचा और यहाँ से ε0। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। सो गॉस थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले डायग्राम, एक डायग्राम में हमने एक सबसे पहले पॉइंट चार्ज को कंसिडर किया ओरिजिन पे, जो एक स्फेरिकल बॉडी की रेडियस r पे रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और वो हर जगह से निकलेगी। तो मैंने यहाँ पे इमेजिन कर ली और इस पूरे सरफेस का एक स्मॉल जो एरिया एलिमेंट था ds वो चूज़ कर लिया p पॉइंट पे। उसका जो एरिया वेक्टर है वो भी अलॉन्ग OP है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलॉन्ग OP लग रही है, दिस इज़ द पॉइंट P। गॉस थ्योरम लगाई, फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके उसे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया। E की वैल्यू कूलम्स लॉ से ये वाली यहाँ से पुट करी 1/4πε0 Q/r², ये r वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डी एस वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में पुट किया। तो डी एस की वैल्यू बन गई डी एस एन कैप। नेक्स्ट स्टेप में आर और एन को एक साथ लिखा, ये दोनों यूनिट वेक्टर थे जिनका मैग्नीट्यूड 1 था, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 पुट करके इनके बीच के एंगल को रिजॉल्व किया और उस एंगल की वैल्यू आई 1। तो सिंपल टर्म में बचा डी एस एंड द वैल्यू ऑफ डी एस इज़ 4πr²। जिन कंपोनेंट्स की कटिंग हो रही थी वो कंपोनेंट्स की कटिंग करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ किया। तो हेंस गॉस लॉ इज वेरीफाइड। थैंक यू।